बच्चों इससे पहले आपने अल्टरनेटर पढ़ लिया था। देखिए अब अल्टरनेटर के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से और पूरी एकाग्रता के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटर की ईएमएफ इक्वेशन आपको मैं बताया था, तीन तरीके से मैं बताया भी था आपको ईएमएफ इक्वेशन। एक था E इक्वल टू 2.22 Z phi इंटू F, Z phi इंटू F। और जब आपने Z इक्वल टू 2T रख दिया था, जब Z इक्वल टू 2T रख दिया था उस समय फॉर्मूला क्या बन गया था, A इक्वल टू 4.44 T phi इंटू F। ठीक है, और ये तो किसके लिए था, ये तो फुल पिच वाइंडिंग के लिए था। यदि शॉर्ट पिच वाइंडिंग की गई होती तो उसमें अलग से दो टर्म आ जाते, 4.44 KC KD T phi इंटू F। ये तीनों तो ईएमएफ इक्वेशन थे ना अल्टरनेटर के, तो आप मैच करा लीजिए। इसमें कौन सा मैच कर रहा है, A इक्वल टू 4.44 phi F इंटू T। दूसरा वाला ये E इक्वल टू 4.44 phi F इंटू T, कैपिटल T लिख दीजिए। इसको कैपिटल T लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको एकदम जैसा चार है आप वैसा ही मिल जाएगा। लीजिए मैं कैपिटल T ही बना दिया। ठीक, कैपिटल T मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख के बताइए, तो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन मैं दिया हूं आपके लिए। जनरेटर में कौन सा लगा था, जनरेटर में कौन सा ईएमएफ इक्वेशन का ईएमएफ निकालने के लिए कौन सा रूल लगाए थे हम लोग जनरेटर के केस में, जनरेटर के केस में कौन सा रूल लगाए थे, बताइए। जनरेटर के केस में, अरे यार मैं आसानी से मतलब याद करने का एक ट्रिक भी तो बताया था कि जनरेटर को आप लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, किस हाथ से। तो यहाँ पे भी जनरेटर की तो बात किया है, कहीं बात किया है जनरेटर की कि नहीं बात किया है। अल्टरनेटर क्या होता है, अल्टरनेटर सिंक्रोनस जनरेटर ही तो होता है। तो यदि जनरेटर की बात किया तो यहाँ पे सीधे सीधी राइट हैंड रूल लग जाएगा आपका, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जहाँ पे जनरेटर की बात करेगा वहाँ पे आप लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे, जहाँ मोटर की बात करेगा वहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक, चलिए यदि बात कर लें कॉर्क स्क्रू की, तो कॉर्क स्क्रू तो दूसरे के लिए हो गया, वो केवल करंट की डायरेक्शन और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन को बताता है। राइट हैंड पाम रोल नहीं, वो भी केवल वही मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। बाकी लेफ्ट हैंड रूल मोटर में लगता है और ये राइट हैंड रूल है। चलिए ये फिगर देखिए, मैं बार बार आपसे कई बार ये बात दोहरा चुका हूं कि आप लोग फिगर जरूर याद रखिएगा। फिगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, यही आपका मतलब ये बहुत ही स्कोरिंग पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिगर जितने भी फिगर हैं सारे फिगर यदि आपको याद हैं तो आप हमेशा स्कोर में दूसरों से आगे रहेंगे। बस इस फिगर को देखना है, देख के बता देना है कौन सा फिगर है। तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बना था, इस तरीके का कुछ फिगर में बनाया था। ये तो मैं कुछ बड़ा भी बना दिया, रुकिए। कुछ इस तरीके का था और इस पे ऐसे बना हुआ था।
इस तरीके से कौन सा मोटर बना था, कुछ याद आया? याद आया कुछ? नहीं याद आया? अब तो याद आ गया होगा यार सबको। ये आपका सैलियन टाइप रोटर बना था, इसी तरीके का था ना, सैलियन टाइप रोटर। कहीं फिगर दिख रहा है? देखिए ये हो सकता है क्लियरली नहीं दिख रहा हो, देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपको एयर गैप दिख रहा है, फिर यहाँ पे एयर गैप दिख रहा है, फिर आपका एयर गैप यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे करके फिर एयर गैप यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपका बन जाएगा सैलिएंट पोल रोटर। ठीक है, इसमें असमान एयर गैप है, जैसे हम बना रहे हैं एकदम सेम उसी तरीके का बना है, तो इस वजह से ये सैलिएंट टाइप रोटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी होती है। अल्टरनेटर की रेटिंग तो मैं आपसे कई बार डिस्कस कर लिया हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से बताया भी था कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाएगी। कैसे रेटेड करते हैं बताइए, कैसे करते हैं रेटेड बताइए। थोड़ा सा तो आप लोग सोच लीजिए तब मैं बताऊं कुछ। एक मैं फार्मूला बताया था, किलोवाट इज इक्वल टू KVA इंटू कॉस फाइव, KVA इंटू कॉस फाइव। तो यहाँ से KVA इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोवाट डिवाइड बाई कॉस फाइव, किलोवाट डिवाइड बाई कॉस फाइव। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में की होती है, VA। ऐसा मैं कुछ बताया था, VA या फिर KVA या फिर MVA, MVA। इन तीनों में से कोई एक इस ऑप्शन में जरूर दिया होगा, मैच कराइए। KVA, ए ऑप्शन सही है। अब देखिए KVA इक्वल टू क्या होता है, KVA इक्वल टू किलोवाट डिवाइड बाई कॉस फाइव। मतलब किलोवाट, यदि कोई पावर आपके पास किलोवाट में दिया हुआ है, उसमें आप केवल cos फाइव से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आप KVA पावर निकाल ले रहे हैं आसानी से। मतलब कि कोई भी किलोवाट का पावर आपके पास है, मतलब ऐसा पावर जिसकी यूनिट किलोवाट में दी हुई है, यदि उसको KVA में आपको चेंज करना है तो आप केवल cos फाइव से डिवाइड कर देंगे, चेंज हो जाएगा KVA में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज, मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन आपको बताना है। वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला बताइए। क्या बताया था मैं वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला? वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या बताया था, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज। ऐसा कहीं मैच कर रहा है, ऐसा कहीं दिख रहा है इसमें, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज। कौन सा ऑप्शन है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकल गया। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे बेटा, बताओ कौन सा तुम लोग क्वेश्चन कर लगा पाओगे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है कि जब समांतर प्रचालन हम लोग करते हैं तो डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं, लैंप किस स्थिति में बुझते हैं और लैंप किस स्थिति में एक साथ जलते हैं। ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, किस स्थिति में बुझ जाते हैं। लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट बना दिया, क्योंकि मैंने तो ये बताया था कि ये केवल ये चेक करने के लिए करते हैं कि दो मशीन हम ले रहे हैं तो दोनों मशीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कनेक्ट कर सकते, इसलिए
और ये भी मैं बताया था, मैं 3-4 बार इस बात को रिपीट किया हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब बूझता है तो उस समय क्या इक्वल होता है, दोनों अल्टरनेटर का या दोनों मशीन का क्या इक्वल होता है। बताओ 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 बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अरे बबुआ, अल्टरनेटर के पैरेलल कनेक्शन करने की शर्त क्या थी कि उसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दोनों की वोल्टेज रेटिंग भी सेम होनी चाहिए। तो जब दोनों बल्ब एक साथ बुझ जाते हैं तो उस समय आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है दोनों अल्टरनेटर का, इसीलिए दोनों अल्टरनेटर को हम लोग आसानी से एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए हर एक बातें नोट ही नहीं की जाती, कभी कभी जब क्लास लिया जा रहा है तो उस समय आप लोग थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठा करिए, समझ रहे हैं? पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो कभी जो बातें मतलब यहाँ डिजिटल बोर्ड पर नहीं लिखी जाती हैं, कुछ बातें ऐसे होती है जो छूट जाती है लिखना, तो उसको आप लोग पेन से लिख लिया करिए ताकि आपको आगे हमेशा याद रहे चीज़ें। ठीक है, अब जो ध्यान से सुना होगा उसको ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुई होगी। अब देखिए सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है, सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है बताइए, किस लिए किया जाता है भाई? हाँ, आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करने के लिए, या फेज अनुक्रम को समायोजित करने के लिए, या एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी सप्लाई, या इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग। किस लिए किया जाता है भाई, किस लिए किया जाता है बताओ? तो आपने पढ़ा था कि अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन के लिए कौन कौन सी विधि थी? दो विधि थी, एक लैंप विधि थी और एक सिंक्रोनोस्कोप विधि थी। ये दो विधियां थी ना। बाकी सिंक्रोनोस ये लैंप विधि का 3 अलग अलग मेथड था, एक डार्क था, एक ब्राइट था, फिर एक 2 ब्राइट और 1 डार्क था, 3 मेथड थे। और एक था सिंक्रोनोस्कोप। सिंक्रोनोस्कोप किस लिए यूज किया गया वहाँ पे? पैरेलल कनेक्शन के लिए। तो इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। अरे बेटा मैं बताया तो था कि पैरेलल कनेक्शन के लिए, पैरेलल ऑपरेशन के लिए दो विधि होती हैं, एक होती है आपकी लैंप विधि, लैंप मेथड, और दूसरा होता है आपका सिंक्रोनोस्कोप, सिंक्रोनोस्कोप मेथड। बाकी अब इसके 3 अलग अलग मेथड हैं। अरे यार ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा खींच दे रहा हूँ। चलो, इसके 3 अलग अलग मेथड थे। एक मेथड था डार्क मेथड, मतलब कि इसमें 3 बल्ब हम लोग लेते थे, तीनों बल्ब जब वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाती थी तो ये बुझ जाते थे। एक था ब्राइट मेथड, इसमें भी 3 बल्ब हम लोग लेते थे और तीनों बल्ब एक साथ जल गए, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका पैरेलल कनेक्शन के लिए सही है। और एक था आपका 2 ब्राइट 1 डार्क मेथड, ये जो 3 मेथड थे। तो यहाँ पे सिंक्रोनोस्कोप किस लिए यूज किया गया है? पैरेलल ऑपरेशन के लिए। तो कहीं पैरेललिंग दिख रहा है? दिख रहा है, ऑप्शन ये सही हो गया, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चलो, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? हाँ, डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पे की जाती है और क्यों की जाती है, ये चीज़ भी मैं बताया था, ये बताया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। भले मैं लिखा नहीं हूँ शायद, हाँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं बताया हूँ, मुझे याद है। बताओ बताओ बताओ, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, किस लिए किया जाता है? इस पॉइंट को यदि मैं नहीं लिखा हूं तो एक बार नोट कर देता हूं कि अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग
डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे रिड्यूस क्यों लिखे हैं, यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखे हैं कि हंटिंग को ख़त्म करने के लिए। बेटा कोई भी ऐसा डिवाइस ही नहीं है जो हंटिंग को पूरी ख़त्म कर दे, समझे कि नहीं। हंटिंग को कम कर सकता है, काफ़ी हद तक कम कर सकता है, लेकिन पूरा ख़त्म नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने इसको रिड्यूस लिखा है। और भी एक इसका काम है कि ये मोटर को सेल्फ स्टार्टेड बनाने में भी यूज़ होता है, तो ये तो मोटर को, लेकिन ये अभी यहाँ पे आप अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का क्या नाम है। ये छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये छोटे से क्वेश्चन को यदि आप लोग नहीं बना पाएंगे तो फिर क्या बनाओगे रे, क्या पढ़ोगे तुम लोग, बताओ। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का क्या नाम। इन्वर्टर कहते हैं क्या। इन्वर्टर का यूज अल्टरनेटर में कहाँ किया गया। कन्वर्टर कहते हैं क्या, ये तो अभी पढ़े ही नहीं है। सिंक्रोनाइजर, सिंक्रोनाइजर क्या है। सिंक्रोनाइजर तो दूसरे चीज़ के लिए, वो तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए सिंक्रोनाइजर यूज किया जा रहा था। मतलब सिंक्रोनस हम लोग कर रहे थे या सिंक्रोनाइज कर रहे थे दो मोटर को। तो बचा कौन सा, एक्साइटर। एक्साइटर के सहायता से ही तो, यही तो एक टर्म नया आया था अल्टरनेटर के केस में। या फिर जब आप सिंक्रोनस मोटर पढ़िए या सिंक्रोनस जनरेटर पढ़िए, ये एक नया टर्म आपको मिलेगा, एक्साइटर। इसका काम यही होता है कि यह डीसी सप्लाई, सॉरी यह अल्टरनेटर के या फिर मोटर के जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर के या फिर सिंक्रोनस मोटर के, दोनों के रोटर पे डीसी सप्लाई प्रदान करता है। ये काम होता है एक्साइटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को तो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया था कि ये कौन सी मोटर होगी। मैं जब क्लास ले रहा था उसी टाइम पे आपको कुछ इस तरीके का एक फिगर बना के बताया था क्या। यदि किसी बबुआ को याद हो, मतलब कि जो थोड़ा सा पढ़ाकू टाइप का लड़का हो, पढ़ाकू समझ रहे हैं, मतलब कि जो थोड़ा पढ़ता लिखता रहता हो हमेशा, उसको याद होगा कि हाँ सर ने कुछ इस तरीके की एक आकृति बनाई थी और इसी में यहाँ पे रोटर दिखाया था सर ने कहीं पे, ऐसा मैं कहीं दिखाया था। और यहाँ पे एक पार्ट बीच में मैं लगा दिया था इस तरीके से, ऐसा कुछ बताया था क्या। देखो तो कुछ इसी तरीके से ये बन रहा है क्या, बना है क्या कुछ इसी तरीके का, ये बना है। अरे जस्ट इस तरीके से पलट दो इसको, ये जो फिगर बनाया है ना इसको ऐसे पलट दो, पलट दिए तो बन गया कि नहीं बन गया। ये कौन सा मोटर है, ये ब्रशलेस डीसी ब्रशलेस अल्टरनेटर है। इसमें हमने क्या किया था, इसमें दो मशीन को लिया, दो मोटर को लिया था, मशीन नहीं दो मोटर को लिया था, दोनों मोटर को एक साथ कपल कर दिया था। तो फिर यह इसमें ब्रश की यूज हमने ब्रश कहीं पे नहीं यूज किया था। दोनों मशीन में, एक मशीन तो हमारी, एक मोटर तो मेन मोटर की तरह कार्य करती थी और दूसरी मोटर एक्साइटर के रूप में कार्य कर रही थी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा मोटर है, ब्रशलेस मोटर, ब्रशलेस मोटर या अल्टरनेटर, ब्रशलेस अल्टरनेटर, सॉरी मोटर नहीं अल्टरनेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दो पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना करें। दो पोल हैं, 50 हर्ट्ज है और बस इतना ही है। तो अब ये क्वेश्चन तो हमको नहीं बताना चाहिए यार। चलो देखते हैं।
बता दें, क्या कहते हो, बता दें? लो बता ही दे रहे हैं। अब जिस जिस धुरंधर को ये फार्मूला याद होगा, ये इतना पहाड़ सा फार्मूला है, लग रहा है ना एकदम बड़ा सा फार्मूला है। कुछ बहुत ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हाँ सर बहुत बड़ा फार्मूला है, इससे छोटा फार्मूला कहीं और नहीं पाओगे इलेक्ट्रिकल में। सबसे छोटा फार्मूला यही है सिंक्रोनस स्पीड का, NS = 120F डिवाइड बाई P। तो यहाँ पे 120। अब इसमें से किसको किसको पता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी कौन सी है? यदि नहीं पता है तो देख लो, पहचानने का तरीका ये है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट किस में होता है? हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज में दी रहती है, तो वो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी, तो वो 50 हो गया डिवाइड बाई P कितना दिया हुआ है? 2। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कितना हुआ? 60, मतलब कि 3000 RPM। 3000 RPM, 3000 RPM हो गया। अब ये पूछा किस में है? ये पूछा है RPS में। RPS में पूछा है ना, तो RPS में पूछा है तो इसको कर लो कि 3000 डिवाइड बाई, ये RPM में आया मतलब राउंड पर मिनट है ना, राउंड पर मिनट है, तो मिनट को यदि 60 से डिवाइड कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? 60, मतलब कि वो सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो इसको कट कर दो, ये हो गया तुम्हारा 5 0। तो ये 1 सेकेंड में कितना? 50 RPS। 50 RPS। थोड़ा सा क्वेश्चन का यूनिट वहाँ पे चेंज करके इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। इसमें से मैं आपको बता दूं कि 99% लड़के ये देखते ही इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे, तुरंत इसको टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं ध्यान देंगे कि ये RPM में होता है न कि RPS में होता है। ये RPS आप लोग याद रखेंगे। RPS मतलब कि आपसे सेकंड में पूछा है, सेकंड में पूछा है तो आंसर ये होगा, ठीक है। और यदि RPM में पूछा होता तब जाके आंसर आपका ये होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? अल्टरनेटर में हंटिंग क्यों होती है? अल्टरनेटर में हंटिंग क्यों होती है? तो देखिए, अल्टरनेटर में हंटिंग होने के कारण ये होता है कि जब आप किसी भी लोड को निरंतर चेंज कर रहे हैं तो होता क्या है कि हंटिंग के केस में कि रोटर का, जो अल्टरनेटर का रोटर होता है वो ऑक्सीलेट करने लगता है, वो ऑक्सीलेट करने लगता है और थोड़ा सा मैग्नेटिक जो फील्ड है, मतलब कि जो RMF सिंक्रोनस स्पीड से मूव कर रहा है उससे थोड़ा सा पीछे रहने लगता है। तो उस समय मशीन हमारी वाइब्रेट करने लगती है, कंपन करने लगती है, वही फिनोमेना होता है हंटिंग। और ये हंटिंग का कारण मेन ये होता है कि लोड में ज़्यादा उतार चढ़ाव जब किया जाता है तब फिर हंटिंग की फिनोमेना अकर होती है। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड। एक ये भी हो सकता है ड्यू टू ओवरलोड, अधिक लोड के कारण। अधिक लोड के कारण भी तो आपका हंटिंग होगा, लेकिन ज़्यादा सूटेबल आंसर आपका है ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड। ठीक है, कंटिन्यूअस से आप जब जब आप लोड में चेंजिंग करते हैं तो उस समय आपकी हंटिंग आकर होती है। यदि अचानक से लोड बढ़ा रहे हैं तो अचानक से लोड बढ़ाने पे थोड़ी देर के लिए तो हुआ, उस समय भी हंटिंग प्रोड्यूस होगा, लेकिन आपका सुटेबल आंसर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अल्टरनेटर के चैप्टर से। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है।